उत्तराधिकारी का पद पर पदस्थ श्रीमती नीलिमा मौर्य आपसे बातचीत कर रही बैंड निरुपमा मिश्रा। किसान भाइयों, राम किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रीमती नीलिमा मौर्य जी, जो कि खालवा में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आज हम इनसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो नीलिमा मौर्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नीलिमा मौर्य जी, जैसा कि हमारा विषय है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का महत्व, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। जी बिल्कुल। जैसा कि हम सभी किसान भाई जानते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम पैथोलॉजी लैब जाते हैं अपने शरीर की टेस्टिंग के लिए, जांच के लिए जी। कि किस तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है, वो हमें पता चलता है और फिर बीमारी का पता चलता है। तो जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी ऐसे ही मृदा का, खेत का या उपज में कमी किस प्रकार है, क्यों है, उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा नमूने की जांच से हमें पता चलता है। ये एक किसान हितैषी योजना है जिसमें 19 फरवरी 2015 को ये शुरू किया गया है, जिसमें मृदा के 12 मापदंडों की जानकारी दी जाती है। ये 22 भाषाओं में और 5 बोलियों में निकाला जाता है और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे बनाया गया है कि किसान भाई इसे अपनी लैंग्वेज में समझ सके, क्या चीज कितनी मात्रा में है उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। ये सभी जानकारियां उसमें दी गई हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, पीएच की मात्रा कितनी है, कितना लेवल है उसका, ईसी, ओसी, इन सभी के बारे में पता चलता है। जी, तो ये तो आपने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है जी। लेकिन हम जब बात मिट्टी की करते हैं तो मिट्टी के स्वास्थ्य की करते हैं, तो बात आती है कि इसके स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से किसान भाई नमूना ले ताकि वो उसके स्वास्थ्य को बेहतर रूप से जान सके। हाँ जी। मृदा नमूना कैसे लें, क्योंकि यदि हमने सैम्पलिंग में गलत तरीका अपनाया तो उसके जितने भी मापदंड है वो गलत आएंगे, सही रिपोर्ट नहीं बन पाएगी। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि नमूना हमारे किसान भाई या जो भी ले रहे हैं वो सही तरीके से लें। तो सबसे पहले हम एक मानक क्षेत्र 1 हेक्टेयर की बात करते हैं। अगर किसी किसान भाई का 1 हेक्टेयर का रकबा है, उसमें वो 8 से 10 स्थानों से मिट्टी लेंगे जी। और वो मिट्टी जिगजैग तरीके से ली गई होगी, मतलब कोई सीधी रेखा में, गोलाकार में या चतुष्फलक में ऐसे ना करते हुए जिगजैग पैटर्न में अगर हम नमूना लेते हैं 8 से 10 स्थानों से, तो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व कर सके ऐसा नमूना हमें प्राप्त हो जाता है। इसके लिए एक और आवश्यक चीज़ है कि पहले समान खेत का चयन करें। जी। मतलब जैसे पूरा खेत होता है तो पूरे एक खेत की मिट्टी या एक रकबे की मिट्टी भी अलग अलग होती है। कहीं पर फसल अच्छी होती है, कहीं पर पानी जमा होने की वजह से या रुकने की वजह से वो वहाँ की फसल कम होती है, ढलान होता है उसकी अलग होती है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि समान खेत का चयन करें। समतल भूमि का समतल भूमि से मतलब से अभिप्राय मेरा ये है कि समान क्षेत्र का मतलब जहाँ जहाँ हमारी फसल अच्छी होती है वो वाला क्षेत्र, और जहाँ हमारी फसल कुछ कमी आती है उसका चिन्हांकन करना आवश्यक होता है। तो हम अगर बात करें जहाँ जहाँ हमारी फसल खराब होती है उस क्षेत्र का हमने चिन्हांकन किया और उसके बाद जिगजैग तरीके से उन स्थानों से 8 से 10 जगह से नमूना लिया। ये नमूना हम इसमें किसी धातु की चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। हमारी तगारी भी प्लास्टिक की होगी, जिससे हम खोदेंगे वो भी लकड़ी या धातु का नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उस तत्व की मात्रा हमारे सैंपल में आ जाएगी। और उन स्थानों पर वी आकार का गड्ढा हम करते हैं। ऊपर की कुछ मिट्टी 1-2 सेंटीमीटर मिट्टी हटाकर 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई का गड्ढा करते हैं और वहाँ से पूरी एक लेयर लेते हुए मिट्टी नमूना एक स्थान से 200 से 300 ग्राम हमने लिया और ऐसे ही हर स्थान से हमने नमूना लिया तो आखिरी में 4 से 5 किलो मिट्टी हमारे पास इकट्ठी हो जाती है, जिसे ढेर बनाकर मिलाते हैं एक साथ किसी पाल पर या किसी प्लास्टिक के तगारी पे ऐसे रखकर हम एक साथ मिलाते हैं और धन आकार का चिन्ह बनाते हैं। जिसके बाद अपोजिट विपरीत दिशा वाले 2 हिस्सों को हटाकर फिर 2 हिस्सों को मिलाया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक आखिरी नमूना 500 ग्राम ना बचे और उस मिट्टी को थैली में भरकर उसमें सारी जानकारी लिखकर, किसान का नाम, फसल कौन सी लगाई गई थी पूर्व में, कौन सी फसल अगले मौसम में लगाएंगे, खरीफ और रबी की फसल लिखते हैं, उस खेत का जो भी चिन्ह है, पहचान चिन्ह है कि महुए का वाला खेत या इस बबूल वाला खेत, कुएं वाला खेत, उसका चिन्ह ज़रूर लिखते हैं जिससे उस खेत को पहचाना जा सके। कौन सी फसल लगाई गई है, सिंचाई का स्रोत क्या है, नलकूप है, कुआं है, ये सारी जानकारी अंकित करते हुए किसान का नाम और मोबाइल नंबर के साथ वहाँ पर हम अंकित करके उस
थैली में सैंपल के साथ रख देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये किस खेत का नमूना है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखते हैं कि हमारी कुछ फसलें हैं जैसे कपास है, तुअर है, ये गहरी जड़ वाली फसल होती है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी का गहराई होगी वो और अधिक होगी। या उद्यानिकी की फसलें हैं तो इसमें हम करीबन 1 मीटर गहरा तक गड्ढा लेते हैं क्योंकि इनकी जड़ें गहरी होती हैं। तो क्या चीज़ और कितनी गहराई वाला चाहिए, इसलिए इनकी गहराई ज़्यादा होती है। उद्यानिकी फसलों में 3 चीज़ों का और ध्यान रखना है सैंपल लेते समय कि इसमें 3 स्तर से सैंपल लिया जाता है। 1 से 30 सेंटीमीटर तक एक सैंपल, 30 से 60 सेंटीमीटर तक दूसरा सैंपल और 60 से 100 सेंटीमीटर तक तीसरा सैंपल। इन्हीं सब गहराई को अलग अलग इकट्ठा करके हम सैंपलिंग बनाते हैं। और मतलब इसकी जो फसलों रिपोर्ट की बुआई के आधार पे कि आप कौन सी फसल बोते हैं उसी के आधार पर सैंपलिंग अलग अलग तरीके से होती है। जब हमने 3 स्तर से मिट्टी ली है तो जो पहला हमारा क्षेत्र है 30 सेंटीमीटर तक का, उससे जो रिपोर्ट बनकर आएगी वो हम पहले साल खाद डालेंगे उस उद्यानिकी फसल में। 30 से 60 सेंटीमीटर की सैंपलिंग की जो रिपोर्ट आएगी वो दूसरे साल खाद डालेंगे, और जो तीसरी रिपोर्ट है उससे हम तीसरे साल और आगे भी उत्तरोत्तर वही खाद का उपयोग करेंगे। तो ये सैंपलिंग की है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसका जो आखिरी हमारा सैंपल है वो 500 से 700 ग्राम मिट्टी होनी चाहिए, जिससे हम सारे 12 तत्वों का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जी, तो नीलिमा मौर्य जी, ये तो आपने बताई मिट्टी से नमूना लेने की बात कि किस प्रकार से किसान भाई मिट्टी से नमूना ले और किस प्रकार से उस नमूने को तैयार करें। अब बात ये आती है कि मिट्टी का नमूना कहाँ से नहीं लेना चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि हम कहाँ से नमूना ना लें, क्योंकि खेत में करीबन 5 से 6 ऐसी जगह है जिन्हें छोड़ देना चाहिए, जहाँ से नमूना अगर हम लेते हैं तो हमारी रिपोर्ट गलत ही आएगी। जो भी अनुशंसा होगी वो हमारे खेत के लिए काम नहीं करेगी। तो उन कौन कौन से स्थानों को छोड़ना चाहिए, मेरे किसान भाई बहुत ध्यान से सुने और इसे जाने। जो भी मेड़ है, खेत में से मेड़ या रास्ता जाता है तो उस मेड़ से लगभग 1 मीटर का स्थान छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर हम सैंपल ले रहे हैं, जिगजैग शेप पे हमने जो चिन्ह बनाए हैं कि यहाँ से हमें नमूना लेना है, तो मेड़ से 1 मीटर का स्थान छोड़ दें। खाद का ढेर, गोबर का ढेर या ऐसा कोई भी हमने घुरे का ढेर खेत के आसपास कहीं लगाया हुआ है तो उसके पास का क्षेत्र छोड़ दें, वहाँ से हमें नमूना नहीं लेना है। यदि हमारे खेत में कोई जल स्रोत है, नलकूप है, कुआं है, उसके आसपास का स्थान छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वहाँ से पानी होता है, पानी में लवण की मात्रा अधिक होती है, तो अगर हम वहाँ से सैंपल लेंगे तो हमारी वैल्यू अलग आएगी, उसे छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे खेत से कोई अगर जैसे बारिश हुई है, पानी बहा है, रेला गया है, उस स्थान को छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर से बहकर आई है, फॉरेन मैटर होगा उस क्षेत्र में, तो उस स्थान को हमें छोड़ देना है। यदि कोई पेड़ आता है खेत में, मेड़ पर होते हैं, तो उस पेड़ का जितना भी कैनोपी एरिया है, 12 बजे की दिन की धूप में जितना भी उसका छायादार स्थान है, उस स्थान को छोड़ देना है, क्योंकि वहां पर पेड़ की पत्तियां गिरी हुई हैं, तो उस क्षेत्र में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा वैसे ही अधिक है, तो उस स्थान को छोड़ देना है। यदि खेत में ढलान है जहां पानी इकट्ठा होता है, उस स्थान को छोड़ देना है। तो ये जो मैंने आपको 6 से 7 क्षेत्र बताए हैं, जब भी हम मृदा नमूना लेंगे इन स्थानों को छोड़ देना है, यहाँ से नमूना नहीं लेना है। जी, अब हम बात करते हैं नीलिमा जी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जानकारी की। जी, तो हमें ये बताएं कि इस कार्ड में कौन कौन सी जानकारियाँ किसान भाइयों को बताई जाती। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है हमारा, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ, लगभग 12 मानकों की जानकारियाँ बताई जाती है। यदि हम बात करें तो हमारे पौधे को आवश्यक पोषक तत्व 17 हैं, हम सभी जानते हैं। कुछ मैक्रो तत्व हैं, माइक्रो तत्व हैं, ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है जिनकी, वो मैक्रो हैं, जैसे नत्रजन, फास्फोरस, स्वर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो बोरॉन, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, आयरन, ये सभी। तो इन 17 तत्वों जो हैं, इनके साथ ही इनमें से 12 तत्व की जानकारी हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिलती है। यदि हम बात करें तो कौन कौन से तत्व हैं, जिसमें NPK है, मतलब कितनी मात्रा में उपलब्ध है। अगर मैं सामान्य की बात करूं कि उसका एक सामान्य दर, नॉर्मल रेंज कितनी है, तो नत्रजन अगर हमारे खेत में 280 से 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है तो सामान्य है। इससे कम आता है तो लो पे है, और इससे अधिक आती है मात्रा तो अधिक है। अगर कम आता है तो हमें उतनी खाद उसमें फसलों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड में
उसका रिकमेंडेशन दिया होता है कि आप कौन सी फसल लगाते हैं या पिछले वर्ष कौन सी फसल बोई थी, उस वर्ष उसके आधार पर यूरिया, DAP, SSP इसकी मात्रा का कैलकुलेशन उसमें दिया होता है कि आप किस खाद का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके खेत में उस चीज़ की कमी है या अधिकता है और आपको कितनी मात्रा का उपयोग करना है। ये सभी अनुशंसाएं उसमें कार्ड में दी होती हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है pH। ये बताया जाता है। EC विद्युत चालकता, इसके बारे में बताया जाता है कि क्या रेंज है और किस मात्रा में आवश्यकता है, कितना होना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे खेत में कितना होना चाहिए और सूक्ष्म पोषक तत्व जो मैंने आपको बताया उसकी गणना इसमें दी होती है। जब हमारा किसान भाई कार्ड देखता है तो सबसे पहले वो ये देखे कि हमारे खेत में कितनी मात्रा है और दूसरे पेज पे दिया होता है कि किस फसल के लिए कितनी खाद की आवश्यकता है। तो जब भी हमारे किसान भाई अपने खेत में उर्वरक का, खाद का उपयोग करें तो इस मृदा अनुशंसा को याद करके, ध्यान करके उसी मात्रा का उपयोग करें। यदि उससे अधिक करते हैं तो वो पैसे की बर्बादी है क्योंकि उतनी आवश्यकता ही नहीं, और यदि उससे कम करते हैं तो वो भी हमारी फसल को जितना आवश्यक है उतना नहीं मिल पाता। तो दोनों ही सूरतों में जितना रिकमेंडेशन है अगर वो उपयोग करेगा तो उसके पैसे की भी बचत होगी और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जी, अभी जैसे आपने बात बताई कि इसमें pH की और EC और OC की जानकारी रहती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मिट्टी के लिए pH क्यों महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही। इससे मैं आपको और सरल भाषा में बताना चाहूँ मेरे किसान भाइयों को, तो हम ऐसा समझें कि हमारे पास एक ग्लास है जिसमें पूरा पोषण है, मतलब जितना भी ड्राई फ्रूट हम डाल सकते हैं, पोषण डाल सकते हैं, वो सब कुछ है और वो घोल कर दिया हुआ है, पर वो ले नहीं पा रहे हैं। तो क्या उसका लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो pH भी ऐसा है कि हमारी मृदा में बहुत सारे पोषक तत्व जो भी पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक है वो सब मौजूद है, पर pH की अधिकता या कमी के कारण पौधा उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है। जी। तो सब कुछ मृदा कौन से पोषक तत्व को किस मात्रा में ले पाएगा ये पूरा निर्भर करता है pH पर। pH मतलब एक स्केल है जिसमें की गणना 1 से लेकर 14 तक होती है। 7 उदासीन है, ये आइडल है जो किसी का होता नहीं है, पर फिर भी 5.5 से लेके 7.5 pH माना गया है जो पौधों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमारी फसलें बढ़वार कर सकती हैं, पोषक तत्वों का समुचित उपयोग कर सकती हैं, उन्हें ग्रहण किया जा सकता है। और जब इस रेंज से बाहर हो जाता है, 5.5 से कम pH हो गया तो मृदा अम्लीय कहलाएगी और 7.5 से अधिक हो गया तो बेसिक कहलाएगी, लवणीय कहलाएगी। इन दोनों ही सूरतों में पौधे पोषण नहीं ग्रहण कर सकते और फिर उनके सुधार कार्यक्रम या दूसरी चीज़ें करके वो लिया जाता है और हमारी पैदावार कम होती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें अगर हमने 5.5 से 6.5 रखा है, 5.5 से 6.5 pH अगर हमारा आता है तो इसमें आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक इसकी उपलब्धता अच्छी होती है और 6.5 से 7.5 तक NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इसकी उपलब्धता अच्छी होती है। इसीलिए कहा गया है कि 5.5 से 7.5 अगर pH है मृदा का तो यह मृदा सबसे अच्छी है। इसमें किसी भी तरह की फसल का उत्पादन बेहतर लिया जा सकता है। जी, तो ये तो हमने जाना है कि मिट्टी में pH का क्या महत्व है, लेकिन जब pH कम हो जाता है, जैसे आपने बात करी कि यदि मिट्टी का pH 5.5 से कम हो गया तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अम्लीय हो जाएगी। तो मिट्टी यदि अम्लीय हो जाती है तो फिर इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं? जी, पहले हम ये समझ लें कि मृदा अम्लीय कैसे और इसके अलावा क्या क्या कारण है जिससे मृदा अम्लीय होती है। तो हम इसको जाने कि जब बहुत तेज वर्षा हो रही है, अधिक वर्षा, भारी वर्षा हो रही है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इनके क्षार धनायन घुलकर पानी में घुलकर मृदा में लीचिंग के द्वारा नीचे चले जाते हैं और इनके स्थान पर अम्ल धनायन हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम का विस्थापित होकर आ जाता है, जिस कारण से इसकी अधिकता होती है और मृदा हमारी अम्लीय हो जाती है। एक और आजकल बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का, अम्लीय उर्वरकों का उपयोग हो रहा है। ये भी एक कारण है कि नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया से यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अधिक बनता है और मृदा अम्लीय हो जाती है। तो इन दोनों कारणों से जो हमारी मृदा अम्लीय है हमें इसे ठीक करना होता है। तो हम ये जाने कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अम्लीय मृदा के लिए हम ये ध्यान रखें कि जल निकासी का प्रबंधन अच्छा हो, अम्लीय भूमि का सुधार हो और फिर कार्बनिक पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करें कि अम्लीय मृदा हमारी बन सके, अम्लीय मृदा से हम बच सके, मतलब हमारी उस मृदा में सुधार हो। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है PMDS, प्री मानसून ड्राई सोइंग, मतलब जब पानी गिरने वाला है उससे 15 दिन पहले हम लगभग 8 से 10 किलो अनाज 1 एकड़ पर डाल देते हैं और उसके बाद
बाद उसे 1 या 2 बारिश हुई, पानी हुई, तो हमारा आधा फीट पौधा जब बाहर आ गया, हम उसे कल्टीवेटर से मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे हमारी मृदा का, भूमि का कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाता है और मृदा अम्लीय होने से बचती है, उसकी संरचना में सुधार होता है। जी, आपने बात की भूमि सुधार की। जी। तो भूमि सुधार किस प्रकार से किया जाता है क्षारीय और लवणीय मिट्टियों में? जी, अभी जो मैंने आपको बताया वो अम्लीय का था, हम बात करें हम क्षारीय भूमि की। तो क्षारीय भूमि कैसे बनती है? जब हमारी जहाँ पर वायु शुष्क जलवायु है, जहाँ पर ड्राई जलवायु है, तो वहाँ पर क्षारीय होती है, इसमें घुलनशील जो क्षार की मात्रा है वो अधिक हो जाती है। तो इसे हम सुधार कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो लीचिंग के द्वारा, यदि हमने मेड़बंदी या मेड़ बनाकर पानी भर दिया और पानी में क्षार जितने भी होते हैं, लवण, वो घुल जाते हैं और उसके बाद ये वहाँ से कम होते हैं। तो हमको एक ये करना चाहिए कि लीचिंग के द्वारा भूमि पर जमा लवण को पानी में घोलकर जड़ क्षेत्र में नीचे भेजने से एक तो वो मिट्टी का सुधार होता है। उसके बाद हम बात करें तो गहरी जुताई के कारण लवण ऊपरी सतह पर जमा नहीं हो पाएगा यदि हम गहरी जुताई करेंगे, तो ये भी करने से हमारी उसमें मृदा में सुधार होता है। गहरी जुताई और लीचिंग वाली चीज को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जिप्सम का उपयोग करके भी हम हमारी मृदा को बचा सकते हैं। जी, नीलिमा मौर्य जी, अंत में आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे ताकि वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जागरूक हों और इसका लाभ अधिक से अधिक ले सकें? जी, किसान भाइयों, जब तक हम मृदा स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम या तो खाद बहुत ज्यादा देंगे या कम देंगे। हमें ये देखना है कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन सी चीज किस मात्रा में है और किस चीज की उसे आवश्यकता है, किस चीज की उसमें कमी है। इन दोनों बातों का पता हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड से पता चलता है, तो इसलिए जरूर करवाएं, मृदा नमूना लें, उसकी जांच कराएं और उसके बाद ही अपने खेत में फसल पर उर्वरकों का और रसायनों का उपयोग करें। यही मेरी आप सभी किसान भाइयों से अपील है, आपके लिए संदेश। जी, नीलिमा मौर्य जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई बहनों, अभी हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड का महत्व विषय पर भेंटवार्ता सुनी रहा था। इन विषय पर जानकारी दे रही थी खालवा विकास खंड में कृषि विस्तार अधिकारी का पद पर कार्यरत श्रीमती नीलिमा मौर्य। आपसे बातचीत करी बहन निरुपमा मिश्राना। और आओ आप सुना आज का समाचार। तो आज का समाचार इन प्रकार से, बंगाल की खाड़ी को मानसून अब जिला में कमजोर पड़ी गई। आगामी 3 दिन में अब सीधी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी सौरभ